ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट उसी के साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग नॉन टेक्निकल फील्ड से या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलावा और किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिंगल फेज एसी मोटर के बारे में कि आखिर ये मोटर बाकी मोटरों के जैसे सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती और इसकी एक अलग टाइप क्यों बनाई गई है। सिंगल फेज एसी मोटर बाकी मोटर की जैसे सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार मेरे घर में जो सिंगल फेज मोटर है उसकी बटन दबाते ही वो मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, मतलब कि वो सेल्फ स्टार्ट है। बट ये कह रहा है कि यार सिंगल फेज एसी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये कैसे? तो उन भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, इसीलिए तो वही मोटर आपके घर में काम करने के लिए तैयार है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों, किस लिए और आखिर कैसे? तो डोंट वरी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हम ट्यूटोरियल के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपकी कोई रुचि है, तो आपको ये हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सिंगल फेज एसी मोटर बाकी मोटर की तरह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बाकी मोटर की तरह यानी कि अगर हम थ्री फेज मोटर की बात कर लेंगे तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अगर कोई यहाँ पे कह दे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूअल स्टार्टर हम मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो ये बात गलत है। हम स्टार्टर जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर जो है वो स्टार्टिंग पर्पस के लिए नहीं, इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि हम स्टार्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में ज्यादा करंट उसकी वाइंडिंग में से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ये करंट लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। यही स्टार्टिंग करंट ही स्टार्टर लिमिट करता है। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग करंट लिमिट नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग में से अगर फ्लो होगा तो मोटर जल जाएगी। इसीलिए हम स्टार्टर जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग करंट लिमिट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं करता या फिर स्टार्टिंग के लिए मदद नहीं करता, वो सिर्फ करंट लिमिट करने के लिए यानी कि मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है और उसको बनाने के लिए कुछ मैकेनिज्म उसमें उसके वाइंडिंग में ऐड करने पड़ते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनने के लिए हम उसके वाइंडिंग में एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखी होगी, वाटर पंप होगा आपके घर में या फिर फैन, जैसे कि हमारे घर में जो फैन होता है उसमें हम कैपेसिटर ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर अगर खराब हो गए या काम ना करे तो मोटर हार्मिंग करती है, लेकिन रोटेट नहीं होती, घूमती नहीं है, बस हार्मिंग करती है। अगर जैसे ही हम उसको कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर कर देंगे, कैपेसिटर रिपेयर तो नहीं कर सकते लेकिन वो कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारी मोटर फिर से रन करना, रोटेट होना चालू हो जाएगी। बट अगर कैपेसिटर नहीं होगा या फिर खराब हो गया होगा तो वो हार्मिंग करेगी, रोटेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो काम करने वाला स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर जो वाइंडिंग में हमने ऐड किया है यही रिस्पॉन्सिबल है। यही वो मैकेनिज्म है जो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एसी मोटर सेल्फ स्टार्ट तभी होती है जब उस मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो थ्री फेज एसी मोटर में
प्रोड्यूस होती है, क्योंकि 3 फेज एसी मोटर को जो हम सप्लाई देते हैं वो 3 अलग अलग फेज से सप्लाई देते हैं, यानी कि RYB जो सप्लाई है, ये सप्लाई हम 3 फेज एसी मोटर को सप्लाई देते हैं। तो इसी 3 फेज की वजह से इस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही ये मोटर घूमने लगती है। ये बात तो 3 फेज एसी मोटर की होगी, बट सिंगल फेज एसी मोटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंगल फेज एसी मोटर को जो हम सप्लाई देते हैं वो सिंगल फेज का सप्लाई होता है, जैसे कि RYB, इनमें से कौन सा भी एक फेज का सप्लाई हम सिंगल फेज एसी मोटर को देते हैं। और इसके वजह से सिंगल फेज एसी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, इसीलिए इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, या फिर इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। और सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 तरीके की वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। पहली तो होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को हम डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कैपेसिटर के थ्रू हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से और भी अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे इससे पहले की जो 2 वीडियो है सिंगल फेज एसी मोटर का कंस्ट्रक्शन और सिंगल फेज एसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है ये सिंगल फेज एसी मोटर की डायग्राम, सर्किट डायग्राम। इसमें हम स्टार्टिंग मैकेनिज्म जो है वो कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एक आपको नीचे के साइड में कैपेसिटर दिख रहा होगा, कैपेसिटर का सिंबल दिख रहा होगा। इसमें 2 तरीके की वाइंडिंग है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो कैपेसिटर के साथ सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है, और मेन वाइंडिंग जो है वो डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड है। इसका मतलब कैपेसिटर अगर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा रहा है, इसका मतलब दोनों वाइंडिंग में से, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से 2 डिफरेंट करंट फ्लो होंगे। 2 डिफरेंट करंट फ्लो होंगे, इसका मतलब कि दोनों वाइंडिंग के करंट एक दूसरे से लीडिंग और लैगिंग रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर मैं यहाँ से कैपेसिटर अगर निकाल लूं तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब मैं कैपेसिटर इसमें इंसर्ट कर दूंगा तभी जाके इस सर्किट डायग्राम में या फिर इस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आपको तो पता ही है हमारी मोटर को रन करने के लिए अल्टरनेटिंग फील्ड नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। जब मैं इस मोटर सर्किट में कैपेसिटर इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तभी जाके मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब हमारा रोटर रोटेट होने ही वाला है और रोटर रोटेट होगा ही, और हमें मैकेनिकल पावर आउटपुट में मिलेगा, यानी कि रोटेशन हमें आउटपुट में मिलेगा। इसी वजह से सिंगल फेज एसी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको ये हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो फिर धन्यवाद।